क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? कल जो भेजा उसकी बात करो ना कि पहले वाले की? कल कल क्वेश्चन नहीं भेजे मैंने? अबे यार, याद दिला दिया को यार, दिला दिया को, मैं भूल गया। चलो चलो अच्छा, 13 वाला पहले वाला बोल रहे हो तुम? तो 13 वाला क्या क्वेश्चन था? अच्छा, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या गिवन है? टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरी करंट I1 I2 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए देखिए, दो कंडक्टर्स हैं आपके, दोनों परपेंडिकुलर आपको दिए हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका कंडक्टर्स हैं दो। एक कंडक्टर का नाम है AOB, फर्स्ट कंडक्टर आपका हो गया AOB, और दूसरा कंडक्टर हो गया COD। इस टाइप से दो कंडक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, कैरिंग द करंट्स I1 एंड I2। तो फर्स्ट वाले में करंट है सपोज I1 का, डायरेक्शन आपको नहीं पता, हमने मान लिया इसमें करंट I1 जाएगा राइट साइड में, और सेकंड वाले में करंट आपका जाएगा सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में I2। ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द पॉइंट O, at a distance A from point O in the direction perpendicular to the plane ABCD। अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहीं पे एक पॉइंट है A, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है यार? अच्छा, रिजल्टेंट कैसे आएगा? पहले ये क्वेश्चन समझिए क्या। देखो ऐसे है, ये दो वायर है मेरे, एक वायर AB हो गया, एक वायर CD हो गया, पॉइंट O हो गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ से इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं है, इनसाइड या आउटसाइड कुछ नहीं दिया है ना। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं हमें एक पॉइंट लेना है बाहर की तरफ, सेंटर से आउटसाइड यहाँ पर कोई पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस दोनों वायर से सेम होगा, A डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो AB से होगा, जो CD से, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। तो इस पॉइंट A पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलो पहले निकालते हैं। वायर AB की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बोलो? तो उसको अगर AB वाले को 1 मान लें, CD वाले को 2 मान लें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, तो उसको हम ले लेते हैं B1। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ठीक है, यही डिस्टेंस होगा, 2 पाई A हो जाएगा इसके लिए। और B2 निकालोगे, B2 का भी सेम यही फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट, हाँ करंट की जगह पे I1 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझो फिर से, ये हमने ऐसे दो कंडक्टर्स लिए थे, तो जब इस वाले वायर की हम बात करें जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस वाले वायर की जब बात करेंगे, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, देखो ध्यान से, आपने ऐसे कंडक्टर खोल किया, तो यहाँ पर जब पॉइंट ले तो फिंगर्स कहाँ जाएगी? राइट साइड में। यानी सेकंड वाले वायर के लिए जब पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो राइट साइड में जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और जब इस वाले कंडक्टर B1 के लिए आप निकालोगे, यानी आप इस पेन के नीचे वाले मार्कर के लिए जब आप निकालोगे, तो इसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है। तो फिर से देखिए, जब यहाँ से आप इसको ऐसे होल्ड करेंगे, ऊपर से हाथ आपका ऐसे आएगा, जब पॉइंट P पर आप पहुंचोगे तो आपकी फिंगर्स नीचे जाएंगी। देखो जब ऐसे आएगा तो नीचे की तरफ फिंगर्स जाएंगी, चारों उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी, यानी कि इसके लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। समझे कि नहीं विपुल? तो एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई राइट साइड में, एक के लिए आ गई डाउनवर्ड। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक को ले लो राइट साइड में, राइट साइड वाला कौन सा है? आपका B2 है, और एक डाउनवर्ड आ गया, ये B1 आ गया। तो डाउनवर्ड और राइट साइड का एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जो आपका B1 आ गया डाउनवर्ड, B2 आ गया टुवर्ड्स राइट, दोनों का एंगल बन गया 90 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, नहीं निकाल पाओगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बोलो विपुल, बोल भाई। ये आपका आ रहेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट बी आर। तो बी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस 90। तो कॉस 90 वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास सीधे बचेगा अंडर रूट, वैल्यू पुट कर देते हैं, B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर किया तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A तो कांस्टेंट है, स्क्वायर करेंगे बाहर आ जाएगा उसको, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A, बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर आएगा सिर्फ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये आपकी आ गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर और कोई क्वेश्चन है, किसी में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट रुको। टू इम्पेरेटिव, तुम वही तुम एक्स वाई क्या जरूरत है क्या नाम है अभिगल, यहाँ पे एक्स वाई कुछ करना ही नहीं है, तो सीधे सीधे जैसे मैंने एट्थ वाला बताया तो सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ हाँ। अच्छा, बी डिस्टेंस तुम्हारा आई टू वाले वायर से होगा, और ए डिस्टेंस जो है आई वन वाले वायर से होगा, यही तो दिया हुआ है। सही तो बना है फिगर। देखो कोऑर्डिनेट देखो। 13 तो मैंने बताया अभी, 13 थी तो है। डायरेक्शन, अच्छा हाँ, इसका डायरेक्शन आप देखो। अब यहाँ पर डायरेक्शन कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन, अब यहाँ पे आप क्या बताओगे, यहाँ पर डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, टेन अल्फा लगाना पड़ेगा। अगर इसको अल्फा कंसिडर कर लें तो यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी टेन अल्फा इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो जब आप बी वन अपॉन बी टू करेंगे तो सब कुछ कैंसिल आउट होगा, आई वन अपॉन आई टू आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स आई वन अपॉन आई टू। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये कौन से डायरेक्शन से आएगा, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट वायर या फ्रॉम ए बी वायर, ये लिख देंगे आप। ए बी वाले वायर का ये डायरेक्शन था राइट साइड में, तो ए बी वाले वायर से इतने एंगल पर रिजल्टेंट फील्ड आपकी आएगी। ठीक है, चलो चलो अच्छा, कल हम क्वेश्चन भेजना भूल गए, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, आज उसको डिस्कस कर लेते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक डेरिवेशन और बता दें इसका, तो उसके बाद फिर और क्वेश्चन लगवाते हैं। हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पर किया था, जैसे आपका सर्कुलर रिंग होती थी, याद है बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोगों ने उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद है कि नहीं? सेम वैसे यहाँ पर हम लोग को सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से समझ लेना। डेरिवेशन है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, magnetic field on the axis of a circular current carrying loop। अभी हम लोगों ने इससे पहले कौन सा डेरिवेशन किया था, वो भी यही था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर निकाला था हम लोगों ने, सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। लेकिन अब सेंटर पे ना निकाल करके उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड अब आप फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सपोज ये हमारी रिंग है ऐसे, अब इसको 3D में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से समझना। ये आपका रिंग हो गया, रिंग ऐसे रखी हुई है, और इसकी एक्सिस सेंटर से यहाँ पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई एक्सिस ऑफ द रिंग। इसकी एक्सिस पर हम कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस रिंग, और हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सपोज इधर से करंट ऐसे जाता है और इधर से ऐसे। ठीक है, अगर इसकी रेडियस हम कंसिडर कर लें, रेडियस ऑफ द रिंग, ये पॉइंट ओ हो गया, रेडियस हमने कंसिडर कर ली ए, रेडियस ऑफ द रिंग इज ए। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ओ से पी का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द रिंग से, जहां पर आपको फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस है आर।
ओ से पी का डिस्टेंस हो गया आर। तो आपको पी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझो, हमने थोड़ा सा इसीलिए बना दिया है कि इसको देखना, इससे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो ये मैंने एक छोटा सा apparatus जैसे बनाया हुआ है इसको समझाने के लिए। तो है तो ये डिस्क आपकी, इसको आप ऐसे समझो खाली बाउंड्री है इसकी, रिंग की हमें बात करनी, डिस्क से मतलब नहीं। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है कि वो आपको खाली रिंग देखना है, उसको साइड की बाउंड्री बीच से, ये मत सोचो कि डिस्क है, इसको रिंग समझ लो आप। तो रिंग के बीच में ये जो यहाँ पे मैंने पेन लगाया हुआ है, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी आउटर बाउंड्री है, ये वाली जो पूरी सर्कुलर बाउंड्री है, ये आपकी रिंग है, इसी के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे ऊपर से ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे, यही आपका करंट जा रहा है अंदर की तरफ, यानी ऊपर से ऐसे जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, क्लॉकवाइज करंट ऐसे चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आ गया, apparatus समझ में आया क्या है अवेल। ठीक है ना, ऐसे आपकी रिंग है, रिंग से आपका करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे इसके टिप, यहाँ पेन का जो मैंने टिप बनाया हुआ है, ये आपका पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका डिस्टेंस, हाँ क्लॉक हो एंटी क्लॉक से मतलब नहीं, करंट अभी फिलहाल जो भी आपको लेना हो हम ऐसा ले रहे हैं, इधर से अंदर जा रहा है, इधर नीचे से बाहर आ रहा है। तो ऐसे देखने पर आप ये नहीं बता सकते क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, ऐसे घुमा देंगे तो एंटी क्लॉक पे बन जाएगा। देखो ऐसे घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज है, इसको ऐसे कर दोगे तो देखो अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ऐसे करंट चल रहा है। ठीक है, हमने ये डायग्राम ऐसे लिया हुआ। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बोलो भाई जल्दी बोलो, फिगर समझे। ठीक है, आप फिगर समझो, देखो ये एक्सिस हो गया आपका, जो पेन लगा हुआ है ये इसकी एक्सिस है, और जहाँ पे इसका टिप है पेन का पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखिए जरा एक चीज़ और, आप देखो, अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, यानी ये जो इसका टॉप वाला पॉइंट है, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, ऐसे करंट अंदर जा रहा है, अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये जो ये वाला पेन मैं लगा रहा हूँ, ये कैसे बिहेव करेगा, कि इस रिंग के ऊपर हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है अभी, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे कनेक्ट हो गया। तो अगर इस वाले एंगल को, जो एंगल बन रहा है दोनों पॉइंट, पहले हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर दें तो आपको एंगल भी समझ में आएगा। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें पी से, ये इस लाइन को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, इस एंगल को अगर हम कंसिडर कर लें एंगल फाई, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग, वो जो एंगल बना रहा है एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी पर, उस एंगल को मैंने फाई बोला। तो बॉटम वाले का भी सेम यही एंगल होगा, तो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो उसका एंगल भी फाई ही निकल के आएगा। ठीक है ना अविरल, दोनों एंगल फाई हो जाएंगे, सेम एंगल होंगे दोनों, क्योंकि रेडियस आपकी सेम है। तो ये वाला एंगल भी हो गया फाई, ये दोनों एंगल्स फाई आ गए। ठीक, अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। तो देखो अगर यहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ले ली डीएल, कि रिंग आपकी ऐसे जा रही थी, तो इसके ऊपर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, जिसमें करंट आपकी जा रही है ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रही है। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें। ठीक है, बायट-सावर्त लॉ हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो पहले डीएल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डीएल 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 एलिमेंट आते जाएंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे लास्ट में आकर के। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीएल एलिमेंट एट द टॉप ऑफ रिंग, इट विल बी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, और डी बी इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अच्छा डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है, डीएल से पी का डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को अगर हम कंसिडर कर लें एस, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, डीएल एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस है एस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर। अच्छा थीटा कितना होगा ये बताओ, थीटा एंगल कितना होगा, उसमें नहीं समझ में आएगा फिगर में, इसी में समझ में आएगा आपको। देखिए फिर से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये फिगर आपका बन रहा है, तो थीटा एंगल कितना होगा जरा बताओ, थीटा एंगल किसके बीच में होता है, बोलो, थीटा एंगल किसके बीच में होता है,
DL और वेक्टर जो आपका होता है पोजीशन वेक्टर या जो डिस्टेंस होती है उसके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर बताओ DL और इसका एस का एंगल कितना है? DL और एस का एंगल, यहाँ पे फाइव तो ये वाला एंगल है बेटा, DL और इसका एंगल यहाँ पे होता है यार, ये वाला एंगल होता है। अबे अबे यार तुम भी, फाइव तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल होता है ना, DL वेक्टर ऐसे आ रहा है और ये आपका एस वेक्टर आ रहा है, तो ये वाला एंगल होता है थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये आपका DL है, ऊपर इतना छोटा सा हमने DL लिया, DL के साथ ये हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये ऐसे आ गया, तो DL और एस का एंगल कितना होगा बोलो? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जहाँ से हम पकड़े हुए हैं, इस पॉइंट से ये एंगल कितना बनेगा? DL और एस का एंगल 90 बनेगा बिल्कुल, क्योंकि ये कैसे कैसे बिहेव करेगा, इसको हम टेंजेंट कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि टेंजेंट इधर की तरफ ऐसे जाता है, लेकिन इसे भी हम लोग टेंजेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन आपकी टेंजेंट हो जाएगी, बिल्कुल सेंटर से जाके ज्वाइन हो रही है, तो वो टेंजेंट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा क्या होगा? 90 हो जाएगा यहाँ पर। बस ये चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू आपको हो गया 90, सेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, थीटा को हमने 90 पुट कर दिया। ठीक है, डी एल और एस परपेंडिकुलर थे, थीटा 90 यहाँ पे लिख देना, सिंस डी एल इज परपेंडिकुलर टू एस, हेंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से डी बी की वैल्यू आपको मिल गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो dB का डायरेक्शन आएगा, वैल्यू तो इतनी मिल गई, dB की ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन एस स्क्वायर, लेकिन इस dB का डायरेक्शन क्या होगा? ये सबसे बड़ा यहाँ पर खेल है, dB का डायरेक्शन समझना। तो जरा बताओ dB का डायरेक्शन कहाँ पर आएगा? देखना ध्यान से, फिर से देखो इसी वाले डायग्राम में, बोर्ड पे नहीं समझ में आएगा, वो यहीं पे समझ में आएगा। इस पर देखिए, यह ऐसे कनेक्ट है आपका, ठीक है, करंट हम लोग कैसे लेते थे? राइट हैंड रूल से निकालते थे। ठीक है, ये आपका रिंग है, तो राइट हैंड रूल लगाना हम लोगों को आता है। राइट हैंड रूल अगर लगाते हैं तो एकदम टॉप वाले पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस टॉप वाले पॉइंट पर करंट कहाँ जा रही है? अंदर, ऐसे रखा है हमने, टॉप वाले पॉइंट पे करंट अंदर जा रही है, तो स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगा डीएल। और जब टॉप वाले पॉइंट पे करंट अंदर जाएगी तो इसके हिसाब से देखना आप, तो यहाँ से जब आप इसको ऐसे होल्ड करोगे, अपनी फिंगर्स को लेकर के जाओगे, तो क्या फिंगर्स बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगी? देखो यहाँ पे आपने थंब को रखा और इस पॉइंट पी पे जब तुम पहुंचोगे, तुम्हारी फिंगर्स पहुंचेंगी, तो फिंगर्स बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जाएंगी वो, बल्कि वो किसी एंगल पर जाएंगी। अगर देखो ये पॉइंट तुम्हारा, जैसे सुनो मेरी बात, फिर सुन लो पहले ध्यान समझो। अगर ये पॉइंट ये वाला होता, बात को समझना विपुल अविरल सभी लोग, अगर ये वाला पेन एकदम स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता और इस वाले टिप पे हमें निकालना होता उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम इसको ऐसे रखते, तो यहाँ से तुम्हारी उंगलियां बिल्कुल नीचे जाती हैं ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ चला जाता। लेकिन तुम्हारा पेन ये टिल्ट हो चुका है ऐसे, ठीक है, हमें इस वाले पॉइंट पर जाना है। तो अपनी फिंगर्स को तुम यहाँ से ऐसे लेकर के जाओगे तो फिंगर्स थोड़ी सी ऐसे जाएंगी किसी एंगल पर। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन पहले ड्रॉ कर दी, देखो पॉइंट पी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, ये मैंने पॉइंट पी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस परपेंडिकुलर लाइन से, तो पी पे लाइन आ रही है आपकी, इस लाइन से किसी एंगल पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। कितने एंगल पर आएगा वो बात की बात है, लेकिन किसी एंगल पे आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस टाइप से आएगी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये आपकी आ जाएगी डीबी। सबसे टॉप वाले पॉइंट के लिए जो डीबी आएगा वो किसी एंगल पर आएगा ऐसे इधर की तरफ। समझे कि नहीं? एक बार फिर से देख लो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि इधर की तरफ क्यों आ गया। तो ये तो इसको बोर्ड पे नहीं समझ में आता है, कॉपी में भी नहीं आएगा, इसी को अपने हाथ से करके देखने पे समझ में आएगा। यहाँ से आपने इसको ऐसे होल्ड किया, टॉप वाले की वजह से फिंगर्स देखो तुम्हारी तिरछी जाएंगी ऐसे, बाद में आगे जा करके वो फोल्ड होंगी, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो आपकी फिंगर्स देखो ऐसे जा रही टेंजेंशियल ऐसे इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ऐसे आपकी फिंगर्स जा रही, तो डीबी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर इनसाइड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो फिर खत्म हो गया, पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। यहाँ तक डाउट तो नहीं, पूरा समझ में आ गया? बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई, डीएल और एस का एंगल 90 हो गया, बाकी फिगर तो समझ में आ ही रहा था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसी एंगल पर ऐसे जाएगी, ठीक है, उंगलियाँ बिल्कुल नीचे आपकी ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पाएंगी वहाँ पे आपकी फिंगर्स किसी एंगल पे ऐसे जा रही, तो वो डीबी का डायरेक्शन आ गया। और ये जो एंगल आएगा निकल के, ये एंगल भी फाई के इक्वल ही आएगा निकल के। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करके देखना तो ये फाई ही निकल के आएगा, जितना एंगल उधर वाला आपने फाई कंसिडर किया था, तो ये भी आपका फाई निकल के आएगा। देख लो कैसे निकल के आएगा।
अगर इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं ज्योमेट्रिकली, अगर इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए तो देखो ये एंगल फाई है, ये टोटल एंगल है 90, ये इतना एंगल क्या हो गया 90 माइनस फाई हो गया, ये एंगल आपका हो गया 90 माइनस फाइव। ठीक है, अच्छा इधर वाला पूरा एंगल फिर से कितना है 90 है, ये वाला एंगल इधर का एंगल ये पूरा फिर से 90 है। अगर इस लाइन को भी हम आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल फाई हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली लाइन से ये जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल तुम्हारा आएगा 90 माइनस फाइव, तो जब ये 90 माइनस फाइव आएगा तो ये फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे सीधे आप इस वाली एंगल को फाइव ही पुट कर दो, ज़्यादा बेटर है। मैंने समझाने के लिए बना दिया, लेकिन फालतू में उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसको जोमेट्रिकली देख सकते हो करके, लेकिन ये फाइव निकल के आ जाएगा। ठीक है विपुल, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो डी बी आ गया, एंगल फाइव पे निकल के आया, तो ये सबसे टॉप वाले पॉइंट की हमने बात की। इसी तरीके से एक पॉइंट बॉटम वाला भी ले लेते हैं। अगर आप बॉटम वाला पॉइंट लोगे तो वैल्यू तो देखो सेम निकल के आएगी, सब कुछ ऐसे ही होगा। डीएल यहाँ पे अगर डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जाए, ये डीएल एलिमेंट है और ये आपका एस हो जाएगा, फिर से ये एंगल 90 बन जाएगा, थीटा 90, तो यही फॉर्मूला फिर से निकल के आएगा, ये वाला डिस्टेंस भी आपका एस हो जाएगा। बल्कि एस डिस्टेंस तो आपका पूरे सर्कुलर रीजन से कहीं पर भी आप लेते हो पॉइंट पी पर, देखो पेन आप चाहे यहाँ पे ऐसे रख के मेजर करो या पीछे की तरफ रख दो, यहाँ से मेजर करो, देखो ऐसे ये पूरा हम घुमाते जा रहे हैं, इसको समझना ध्यान से। इस वाले पूरे रिंग को हम ऐसे घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ से जो डिस्टेंस आया दोनों पेन का, ये देखिए दोनों पेन का डिस्टेंस सेम ही होगा, एस होगा। इसको मैंने और टिल्ट किया, अभी भी एंगल वही है, अभी भी एंगल भी वही, डिस्टेंस भी वही, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, यानी एस वाला डिस्टेंस भी कांस्टेंट है हर जगह। एंगल भी हमेशा उसका क्या मिल रहा है 90, इसको घुमाते जा रहे हैं, देखो ऐसे हम इसको घुमाते जा रहे हैं, तो इसको घुमाते जा रहे हैं, ये आपका एस की वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा, थीटा हमेशा 90 मिलता जाएगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ इसका मतलब आप पूरे रिंग के ऊपर, पूरे रिंग के ऊपर किसी भी डीएल एलिमेंट से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो फील्ड की वैल्यू यही आएगी और एंगल भी इतना ही बनेगा डी फाइव। बस हाँ ये बात ध्यान रख, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है, जैसे मैंने मान लो यहाँ से निकाला था तो डी फाइव इधर की तरफ गया था, अब जब इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर देंगे हम, या अब हमने पेन यहाँ रख दिया, तो जब इधर से निकालोगे तो थोड़ा उधर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ डी फाइव, नीचे से निकालोगे तो ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा जाएगा डी फाइव, यानी डी फाइव हमेशा किसी एंगल पर आएगा, फाइव एंगल पर ही आएगा और वो पूरा राउंड में आता जाएगा। अभी उसको हम बता रहे हैं, तो जैसे नीचे वाले के लिए निकालोगे आप तो नीचे वाले के लिए डी फाइव आपका ऐसे आ जाएगा, ये आ गया डीबी और इसका एंगल फिर से क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। ये बॉटम वाले के लिए डीबी की वैल्यू आ गई फाइव एंगल पर। ठीक है, तो अब सब यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इधर वाले रीजन से बना नहीं सकते क्योंकि वो फिर अंदर की तरफ जाएगा, एक बाहर की तरफ आएगा, सब तो आप बना नहीं सकते। तो इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, अगर विजुअलाइज सही से कर लोगे समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया नीचे वाले से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाले से ऐसे जाएगा, जो रिंग आपकी बाहर की तरफ है जो यहाँ पे है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन कैसे जाएगी, देखो ऐसे अंदर तिरछी जाएगी अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, जो पीछे वाला है उससे जब निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो ये दोनों बनाना पॉसिबल नहीं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, हम सब ना बना करके कंपोनेंट लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो देखिए डीबी का अगर कम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनफाइनाइट बनेगी, इनफाइनाइट मतलब जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगा, तो सर्कमफ्रेंस की हर पॉइंट की वजह से डीबी डीबी बनता जाएगा और सबका एंगल फाइव आता जाएगा, कहाँ से, इस वाले पेन से। देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये आपकी लाइन हो गई परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से समझना, दिख रहा है ना, बोलो दिख रहा है, देखिए ये आपका पॉइंट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, डीबी देखो ऐसे, जो ब्लैक वाला मार्कर है इसकी हम बात करें, डीबी देखो कैसे आ रहा है, ऊपर से डीबी ऐसे आया, नीचे नीचे वाले के लिए डीबी ऐसे आ गया, जब साइड इधर वाले के लिए निकालेंगे तो डीबी इधर चला जाएगा, इधर वाले के लिए निकालेंगे डीबी इधर चला जाएगा, यानी पूरा डीबी आपका ऐसे गोल गोल घूमेगा, यहाँ से पॉइंट से डीबी आपका इस टाइप से है और ये पूरा ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, जैसे जैसे इधर वाली रिंग के ऊपर हम घूमते जाएंगे, जब हम डीएल को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ से आपकी डीबी की वैल्यू भी ऐसे पूरी सर्कुलर फॉर्म में घूमती जाएगी और उसका एंगल हमेशा क्या होगा, इस वाले जो दूसरा परपेंडिकुलर वाला पेन है इससे हमेशा फाइव का एंगल बना के ये पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा गोल गोल। ठीक है, बात समझ में आई, जितना इसके ऊपर हम चेंज करते जाएंगे, डीएल को यहाँ पर चेंज करते जाएंगे, उसी के रेस्पेक्ट में जो डीबी होगा वो डीबी भी देखो नीचे ऐसे था तो ऐसे ये घूमते 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 ऐसे इस टाइप से ये घूमेगा और इस वाले पेन के साथ हमेशा ये, यानी इस वाली लाइन के साथ हमेशा फाइव का एंगल बना के घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो।
तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने सब बना लिया था। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना फिर ऐसे इसको अभी समझ लो। समझ में आ गया होगा वैसे, हमें लग रहा है अब तो इतना मैंने दिखा दिया उसमें। ठीक, तो चलो डीबी का कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक, एक एक ही निकालते हैं हम कंपोनेंट। तो मान लो इस वाले डीबी का कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डीबी साइन फाई। ये दो कंपोनेंट आ गए डीबी के। ऐसे ही ऊपर वाले के लिए क्या होगा, इधर की तरफ आएगा डीबी कॉस फाई, और इधर फिर से आ जाएगा डीबी साइन फाई। तो ये तो सिर्फ टॉप और बॉटम की हमने बात की, और मैंने क्या बताया आपको, जो डीबी वाला कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, डीबी वाला कंपोनेंट यहाँ से ऐसे घूमता जा रहा है, गोल गोल पूरा फाई के एंगल पे घूमता जा रहा है। यानी जितने भी डीबी आते जाएंगे सबका एक कंपोनेंट इधर आएगा कॉस फाई, इधर भी कॉस फाई, इधर की तरफ साइन फाई आते जाएंगे। तो होगा क्या, देखो जितने भी कॉस फाई वाले कंपोनेंट है, आप आगे की तरफ आते जाओगे वो अंदर जाता जाएगा डी फाई डीबी डीबी, पीछे की तरफ जाते जाओगे डीबी डीबी आगे आता जाएगा फाई एंगल पर। तो आधे कंपोनेंट आगे होंगे, आधे पीछे होंगे, आधे ऊपर होंगे, आधे नीचे होंगे। सबका जब तुम टोटल कंपोनेंट निकालोगे तो डीबी कॉस फाई तो इसी एक्सिस पे सब आएंगे। तो डीबी कॉस फाई इक्वल एंड अपोजिट है, देखो। तो डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे कौन से कंपोनेंट, डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट सब आपके पॉजिटिव एक्सिस पर जाते जाएंगे, एक्स एक्सिस पर। तो ये वाले सारे कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एक पॉइंट लिखते हैं। नाउ नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular ring have two components। कौन कौन से, dB cos फाई एंड dB sin फाई, ये दो कंपोनेंट मिल गए। अब आप लिखेंगे ऑल द dB cos फाई कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, ऑल द dB cos फाई कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। ठीक है, कैंसिल आउट क्यों होंगे, क्योंकि आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये सब कैंसिल आउट हो गए। और फिर क्या होगा, ऑल द साइन फाई कंपोनेंट्स, all the dB sin phi components will add up, ये सब ऐड हो जाएंगे, will add up। तो साइन फाई वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द एक्सिस, ये आपकी हो जाएगी बी। और बी क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। सिर्फ डीबी का इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन होगा, सारे डीबी साइन फाई ऐड हो जाएंगे। तो उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जितने भी डीबी साइन फाई है सबको इंटीग्रेट कर दिया उठा के, और डीबी कॉस फाई पहले से ही कैंसिल आउट हो गया था। बोलो बेटा समझ में आ गया। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो तो सॉल्व, हाँ कॉपी कर लो जल्दी से, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मैग्नेटिज्म का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट समझने वाला है, थोड़ा सा बस है, कुछ नहीं। will cancelled out, all the dB cos phi component will cancelled out because they are equal and opposite। हो गया, नोट कर लिया यहाँ तक। कॉपी हो जाए तो बता देना। चलो तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। b इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ db sin फाई। अब पहले sin फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin फाई की क्या वैल्यू आएगी, देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर देखें तो sin फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यानी साइन फाई हो जाएगा ए बाई एस, ठीक है ना, साइन फाई की वैल्यू आ गई ए अपॉन एस। तो डीबी में पुट करते हैं, डीबी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डीबी आपने जब निकाला था डीबी आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, यही तो आया था ना, हाँ यही आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, ये डीबी की वैल्यू आई थी। तो चलिए हम लोग निकालने जा रहे हैं बी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे डीबी साइन फाई में तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर इंटू साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी इंटू ए बाई एस, ठीक है, ए बाई एस आ गया यहाँ पर। इससे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डीएल कांस्टेंट, और नीचे एस क्यूब आएगा, एस क्यूब भी सॉरी डीएल कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ डीएल वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब, ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब, ये पूरा टर्म आपका है कांस्टेंट, तो इसे तो हमने बाहर कर दिया, अंदर बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लीनियर इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, ये क्या चीज़ है आपकी, सेमी सॉरी सर्कुलर रिंग है, तो रिंग की डीएल का मतलब क्या होगा, उसकी आउटर बाउंड्री, यानी उसके सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, और उसका रेडियस कितना है, ए है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब इंटू 2 पाई ए, बोलो आएगा कि नहीं, डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई होता है सर्कमफ्रेंस, इसकी रेडियस है ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए। तो यहाँ से देखिए 2 पाई, 2 ज़ा 4 पाई, ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो आपको मिल गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब, ठीक है। अब s की वैल्यू क्या होगी, इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, s इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो सेंटर से डिस्टेंस दिया जाएगा जब क्वेश्चन आएगा, और रेडियस दी जाएगी, तो हम लोग उसके टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एस के टर्म में कर लो तो भी ठीक है, लेकिन एस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं ए स्क्वायर और आर स्क्वायर के टर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एस क्यूब के प्लेस पे आ जाएगा, एस के प्लेस पे आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 3, सॉरी अंडर रूट होगा ये, एस इज इक्वल टू, तो ये अंडर रूट होगा, और इसको लिख सकते हैं पावर 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू होगा एस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और ये 3, तो 3/2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। हो गया, कॉपी कर लिया, तो ये ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पूछा जाता है, ये पूरा फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में। तो चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ स्पेशल केस भी देख लेते हैं, स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे किसी डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, अब अगर यही जो पॉइंट है आपका केस 1, अगर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए, यानी इफ ए इज इक्वल टू या इफ आर इज इक्वल टू ए हो जाए, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप in such a way that the distance of the axial point is equal to radius, distance of axial point is equal to radius, तो आपको करना पूरा पड़ेगा, इतना तो सॉल्व करेंगे करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आर के प्लेस पर ए पुट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a² प्लस ए स्क्वायर, आर के प्लेस पे हमें ए पुट करना होगा, तो a² प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² पावर 3/2, तो 2 × 2a² पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 a का क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो उसे आप जैसा भी आपको जो कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकलता जाएगा। जैसे r इज इक्वल टू ए दे दिया, या ऐसे और भी कोई कंडीशन दे सकता है, आपसे बोल देता है इसके सेंटर पे ही निकालो, तो सेंटर के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो सेंटर पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट पी आपका यहीं पहुंच जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 0, और जिसमें जब इसमें r को 0 पुट कर देंगे आप, तो ये वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो आपका सेंटर वाला पहले निकल के आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r वाला फॉर्मूला। तो 2a आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जैसे हमने आपको कल उसमें पिछले वाले डेरिवेशन में बताया था कि अगर सिंगल लूप है तो सिर्फ आपका आई होता है, अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, यानी आपने क्या किया, कॉइलिंग कर दी, बहुत सारे टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होगा, आई के प्लेस पे एन आई आ जाएगा। ठीक है, आई के प्लेस पे हो जाएगा एन आई फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात होगी तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आई के प्लेस पर एन आई आ जाएगा। तो चलिए, ये डेरिवेशन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो चलिए, दोनों के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोग पहले वाले पढ़े थे, सेंटर वाले भी और इसके भी। आप करते हैं कुछ सारा सब कुछ। डेरिवेशन जरूर एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खुद से करके जरूर देखना एक बार। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, टू कोएक्सियल, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप carrying current I1 and I2, having current I1 and I2 and radii 3 centimeter and 4 centimeter, and radii 3 centimeter and 4 centimeter are placed as shown in the figure, are placed as shown in the figure। एक फिगर आपको दिया हुआ है ऐसे, इस टाइप से, ये दो आपके लूप हैं कोएक्सियल, यानी दोनों की एक्सिस सेम है, दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसे बोलते हैं कोएक्सियल। तो दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप है, एक में करंट है 3 और दूसरे में करंट है 4, नहीं रेडियाई, सॉरी, एक की रेडियाई 3 है, तो इसके ए की वैल्यू, इसके लिए ए की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, A1 ले लेते हैं, और इसके लिए इसकी रेडियस, हाँ बोलो, हाँ हाँ चलो रिज्वाइन कर लो सब लोग जल्दी से, एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप हैं आपके, जिसमें करंट I1 I2 है। तो करंट का डायरेक्शन हमें कुछ बताया नहीं गया है, करंट का डायरेक्शन फिगर में दिया हुआ है। अच्छा, तो फिगर में ऐसे दिया हुआ, ये I1 जा रहा है आपका करंट, और इसमें करंट है I2 ऐसे, और दोनों की रेडियस भी पता है। ठीक है, what should be the magnitude and direction of the current in the loop I2 so that the net magnetic field at point O be 0। क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको I1 की वैल्यू बताई गई, I1 इज इक्वल टू गिवन है 1 एम्पियर, फिगर में आपको I1 की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर। अब इसके बाद क्वेश्चन लिख लो, फाइंड या व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ I2, ये आपको दिया नहीं है, इसमें बताना है क्या डायरेक्शन होगा। व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ I2 so that net magnetic field, so that net magnetic field at point O be 0, so that the net magnetic field at point O be 0। पॉइंट O यहाँ पर कहीं दिया हुआ है, ये है आपका पॉइंट O, फिगर में दिया हुआ है पॉइंट O यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस फर्स्ट वाले लूप से दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और सेकंड वाले से दिया हुआ है ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ऐसा आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर बन गया, क्वेश्चन लिख लिया पूरा। तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी नेट होनी चाहिए 0। अच्छा, एक चीज़ आ गई कि पिछले वाले डेरिवेशन बताने को, जो आपका ये फिगर हम लोगों ने बनाया था, ऐसे रिंग थी आपकी, तो पॉइंट पी पर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उसका डायरेक्शन तो मैं बताना ही भूल गया। जो पॉइंट पी पर आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आई थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पर 2 था। इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, बताओ फिर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट निकल के आया था, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सर्कुलर रिंग के लिए, बोलिए विपुल भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल के आई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई थी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाइव से निकल के आई थी। और डी बी साइन फाइव भी आपको याद होगा, डी बी साइन फाइव कौन सा वाला कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट था डी बी साइन फाइव। इधर वाले तो कैंसिल हो गए थे, डी बी कॉस फाइव ऊपर आया था नीचे आया था, ये तो कैंसिल आउट हो गया था, डी बी कॉस फाइव डी बी कॉस फाइव ये कैंसिल आउट हुआ था। रिजल्टेंट किसकी वजह से आया है, रिजल्टेंट आपका जो आया वो डी बी साइन फाइव की वजह से आया है ना। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर, वो कहाँ पर होता है, वो या तो आउटसाइड होगा, डीबी साइन फाइव आउटसाइड चला जाएगा, या फिर इनसाइड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। तो जो मैंने अब केस लिया था उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने करंट ऐसे लिया था, ये करंट आपकी इधर जा रही थी तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकला था। अगर यही करंट उल्टी हो जाती है, ऐसे की तरफ आती इधर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकल के आ रही होती, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते, उस सिचुएशन में आप बाहर की तरफ ऐसे पकड़ते तो यहाँ से आपका हाथ ऊपर ऐसे जाता, इधर की तरफ ऐसे काफी टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे घूम के जाता ऊपर की तरफ। तो उसका जब कंपोनेंट लेते तब भी वो कहाँ पर जाता, तब भी वो बाहर ही की तरफ जाता। आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकालेंगे किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इट इज ऑलवेज आउटवर्ड, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। और किसके आउटवर्ड, उसकी एक्सिस से जो पॉइंट पी आता है उससे हमेशा अवे जाती है, आउटवर्ड जाती है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इसकी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसी का यहाँ पर अब यूज करना है आपको। देखिए अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला आपका कॉइल है इसको मान लेते हैं कॉइल नंबर 1, इसको ले लेते हैं कॉइल नंबर 2। तो फर्स्ट वाले की वजह से ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू कॉइल नंबर 1 या लूप नंबर 1, ड्यू टू लूप 1, इसको मैं बोल देता हूँ B1। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई A1 स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ जाएगी B1 की वैल्यू। आर मतलब क्या है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, R1 लेते हैं, A1 लेते हैं, R1 A1 लेकर चल रहे हैं, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, R1 की वैल्यू है 4। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। A1 स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 5, तो ये बचेगा 5, तो होगा 5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो ये पूरा आपका निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ये B1 की वैल्यू आई है सिर्फ। बल्कि एक काम करो, सुनो, अभी वैल्यू पुट ही मत करो, वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे, अभी बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स, कहाँ पर होगा बताओ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, कहाँ डायरेक्शन आएगा B1 का,
टुवर्ड्स राइट साइड आएगा अवे। मैंने क्या बताया, डीबी का डायरेक्शन कहाँ आता है, अवे आता है, तो टुवर्ड्स राइट इसी एक्सिस पर अवे चला जाएगा बी का डायरेक्शन, बी1 का डायरेक्शन, ये हो जाएगा बी1। ठीक, अब हमें बी2 निकालना है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी I2 की वैल्यू कितनी हो, उसका क्या डायरेक्शन हो, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, जब B2 की वैल्यू B1 के इक्वल आ जाएगी। बात समझ रहे हो अविरल, जब B2 की वैल्यू B1 के इक्वल आएगी तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो पाएगी। तो पहले B2 चलो निकालते हैं, B2, तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे I1 भी कर लेना, ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये होगा R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया B2, और कंडीशन क्या है, दोनों कैंसिल आउट होके जीरो होना चाहिए। तो फॉर बी आर इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फील्ड को जीरो करना है, इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, B1 शुड बी इक्वल टू B2, B1 इधर की तरफ राइट साइड में, B2 लेफ्ट साइड में, तभी दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। अगर दोनों का मॉड भी इक्वल हो जाए और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो मॉड हम लोग इक्वल पुट कर देते हैं, डायरेक्शन तो अपोजिट पहले से मैंने बता दिया आपको। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं, तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 A1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहाँ पे फायदा बहुत हो गया, अगर आप वहीं पे कैलकुलेट करने बैठ जाते बहुत लेंथी हो जाता है, यहाँ से लेके सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू नॉट बाई टू कैंसिल आउट। ठीक है, नीचे वाला टर्म देखो ध्यान से, R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर का इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो R1 3 है, सॉरी R1 4 है, A1 3 है, और इसमें देखो इसमें A2 4 है, R2 3 है, यानी दोनों का स्क्वायर जब निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू पूरी पूरी सेम आएगी, यानी ये पूरा पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे, तो यहाँ से हमें निकालना है कि I2 निकालना है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी I1 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये आ गई I2 की वैल्यू। और इस चीज़ को आप सीधे सीधे याद भी रखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएगा तुम लोगों के, अविरल विपुल दोनों के। वहाँ पे क्या होगा, जैसे मेडिकल में और जेई मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे, तो ये कंडीशन आपको एक मिल गई, क्या कंडीशन मिल गई, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये एक कंडीशन आपको मिल के आती है। ये किसकी कंडीशन है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड जीरो एट एनी पॉइंट इन बिटवीन देम। लेकिन आज सिचुएशन याद रखना जहाँ पे दोनों के लिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी इसकी रेडियस का स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर रेडियस स्क्वायर अगर इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होने के लिए सीधे सीधे हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। सही तरीका तो भाई पूरा सॉल्व करो, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप सीधे ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए I2 निकाल लो सॉल्व करके, तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा, I1 की वैल्यू है 1, A1 स्क्वायर, A1 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन A2 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो I2 की वैल्यू आ गई 9/16 एम्पियर। सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में यूनिट कट जाएंगे, तो I2 आपका आ जाएगा 9/16 एम्पियर। अब डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं, तो डायरेक्शन जरा समझ लो, देखो यहाँ तक नोट कर लिया पूरा। तो देखिए जब जब इस वाले लूप में, पहले वाले लूप में करंट ऐसे जा रहा था अंदर की तरफ, तो इसके लिए डीबी कहाँ आया था, बाहर की तरफ। अब दूसरा लूप देखो, इधर से मैंने देखा ऐसे रख दिया, दूसरा लूप ये रख दिया घुमा के, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, अच्छा फिर से देखो एक मिनट, इस जब इसको ऐसे रखा था हमने, करंट कहाँ जा रही, अंदर जा रही, अंदर जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ आई थी आउटसाइड। जब इधर वाला लूप हम लेंगे, तो इस वाले लूप में जब करंट अंदर जाएगी, अगर आप करंट को अंदर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इस वाले लूप में करंट जब बाहर ली जाएगी आउटसाइड, तब देखिए ऐसे आपकी फिंगर्स उसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेंगी, यहाँ पे डी5 निकलेगा, उसका रिजल्टेंट आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, उस वाले में जब इसको ऐसे देख रहे हैं हम लोग, तो करंट अंदर जा रही तो फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन जब इसका अपोजिट दूसरा कॉइल आपने लिया,
तो इसमें जब करंट बाहर की तरफ आएगी तब इसको आप ऐसे होल्ड करोगे तो आपकी फिंगर्स ऐसे जाएंगी डीबी की, और डीबी साइन फाई आउटसाइड घर की तरफ जाएगा। यानी करंट का डायरेक्शन जो सेकंड वाले लूप में होना चाहिए वो फर्स्ट वाले के अपोजिट ही होना चाहिए। दोनों में सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना। वहां तुम्हें बना के देगा, बनाने में समझ में नहीं आएगा क्योंकि 3D फिगर होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। तो तुम सिंपल आंसर क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकंड कॉइल या सेकंड लूप शुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फर्स्ट। बस इतना लिख देना। वैल्यू पता चल चुकी है, उसकी अपोजिट होगा तभी दोनों की फील्ड भी अपोजिट आएगी। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो फील्ड भी दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है ना? तो लिख लो, आंसर पूरा लिख लो। करंट की वैल्यू आपने निकाल दी है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आई इन सेकंड कॉइल सेकंड लूप शुड बी अपोजिट टू द फर्स्ट लूप। इतना जरूर लिख देना। अच्छा, एक और तरीका बता दें डायरेक्शन निकालने का, वो भी समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन अभी आगे चल के आएंगे। देखो, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके एक कॉइल इधर रखी है, एक कॉइल इधर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको क्लॉक रूल याद हो, तो क्लॉक रूल याद है, कल मैंने बताया था, है ना, राइट हैंड रूल के बाद क्लॉक रूल बताया था। क्लॉक वाइज करंट जाती है तो कौन सा पोल बनता है, क्लॉक वाइज के लिए साउथ पोल बनता है, और एंटी एंटी क्लॉक वाइज के लिए नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, तो अब देखो, जहां पर तुम्हें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें देखना है वहीं पे जाके खड़े हो जाओ। बीच में आके खड़े हो गए। अब तुम्हें दो कॉइल दिखाई देगी, एक कॉइल इधर दिखाई दे रही है, एक कॉइल इधर। ये दो कॉइल तुम्हारे पास है, इसी को मैं ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं। एक कॉइल इधर तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम बीच में खड़े हो गए। ठीक है, पहले हम इस वाली कॉइल की बात कर रहे हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे क्लॉक वाइज करंट जा रहा है। अगर अगर इसमें क्लॉक वाइज करंट फ्लो करता है तो कौन सा पोल बनेगा, इधर से तुम्हारे देखने पर देखो, ऐसे सामने से देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसमें क्लॉक वाइज करंट फ्लो करती है तो ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है कि बाहर आती है, साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी, ये बाहर आ रही है। मतलब इधर कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल। यानी जो तुम इधर से ऐसे देख रहे हो तो इसमें जो करंट ऐसे जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इसी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से बाहर निकल के आ गई, डीबी साइन पाई का रिजल्टेंट बाहर निकल के आ गया। यानी इधर की तरफ कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल बना, तब यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकली ऐसे इधर की तरफ। अब इसको कैंसिल करने के लिए जो इधर वाली जो कॉइल होगी, अब यहाँ पे जब तुमने कॉइल रखा तो इस वाली की जो इधर की तरफ आई, तो इसको कैंसिल करने की फील्ड लाइन इधर जानी चाहिए, और इधर जाने के लिए यानी फिर से बाहर निकलना चाहिए। अब इधर से बाहर निकलने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्लॉक वाइज जाएगी तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और साउथ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, तो यहाँ पे भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ जाएगी। यानी जहां से आप जिस पॉइंट पे निकालना हो चुपचाप वहां पे जाके खुद खड़े हो जाओ। वहां से दोनों तरफ देखो, इधर देखा हमने, इधर क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। इधर देखा, इधर क्या दिखाई देगा, नॉर्थ की साउथ। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, दोनों फील्ड को कैंसिल आउट करना है। तो दोनों को कैंसिल आउट करना है, यानी अगर इधर तुम्हारा बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल बन रहा था, तभी फील्ड लाइन बाहर आ गई थी। तो इसका अपोजिट जाने के लिए इधर भी क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तभी इससे भी फील्ड लाइन बाहर आएगी और दोनों फील्ड लाइन कैंसिल आउट हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो जब इधर तुम्हारा नॉर्थ पोल बना तो इसके लिए करंट देखो यहाँ से बाहर आ रही है ऐसे, और जब इधर नॉर्थ पोल बनेगा तो इसके लिए देखो करंट अंदर जाएगी। नहीं समझे बात को? जब राइट साइड में तुम देख रहे हो इस वाली कॉइल को, तो यहाँ पे देखो इधर नॉर्थ पोल बनाने के लिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, अब यहाँ हमने ऐसे कर दिया, तो तुम्हारे हम लोग के रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में करंट ऐसे निकल के आएगी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, तो इधर से भी देखो ऐसे बाहर निकल के आ, बाहर निकल के आ गई तुम्हारी तरफ ऐसे, इधर से देखने पर। ठीक है, तो जब इधर वाले को देख रहे हैं तो इधर से भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तभी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इधर उल्टा जाएगी। लेकिन इधर नॉर्थ पोल बनाने के यहाँ भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे बनाओगे तो यहाँ तुम्हारे हिसाब से करंट कैसे जाएगी, देखो अंदर जाएगी, दिख रहा है कि नहीं, इनसाइड जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से इधर वाले में कहाँ गया था, बाहर आया था, तो इसमें कहाँ गया, अंदर गया। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन दोनों कॉइल में कैसा होगा, अपोजिट होगा, यही मैं बताना चाह रहा था।
तो अब वो समझ में आ गया। जा रही दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, 20 से देखने पर या तो ऐसे बता दूं कि दोनों में क्लॉकवाइज होगी या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज होगी फ्रॉम पॉइंट ओ। अगर ओ पॉइंट से देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों से नॉर्थ पोल बना, दोनों की फील्ड अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे। या तो इस टर्म में बताओ या फिर कॉइल की डायरेक्शन के टर्म में बताना हो, लूप के डायरेक्शन में, तो दोनों में अपोजिट हो जाएगा। वैसे सही तरीका पता है कौन सा है? सही तरीका वाला होता है, तुम बता दो नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनने वाला, आप आंसर ऐसे लिख दो, ये बता दो ऑन सीइंग फ्रॉम पॉइंट ओ द करंट इन बोथ द कॉइल्स शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों में अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों में एंटी क्लॉक हो या दोनों में क्लॉक हो तभी कैंसिल आउट होगा। तो अपने हिसाब से जैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, इसमें बता रहा हूँ सारी चीजें, अभी आगे और क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, डायरेक्शन समझना सीख गए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली हूँ वहां खुद खड़े हो जाओ और उसके हिसाब से देखो कि कौन सा डायरेक्शन बन रहा है। अगर कॉइल की या लूप की जब भी बात आएगी तो वहां पे क्लॉक रूल ज्यादा लगाओ, ज्यादा बेटर होता है। राइट हैंड रूल से गलतियां हो सकती हैं, क्लॉक रूल से कभी गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया एक्सिस वाला। बाकी क्वेश्चंस मैं अभी सेंड कर देता हूँ, तो आज इनको लगाना, अभी तुरंत हम सेंड कर देंगे वरना भूल जाएंगे फिर। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना आज। तो अभी आपका आधा चैप्टर समझ लो ये मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज का हो चुका है, एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ बचेगा, उसके बाद फिर आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज को यहीं तक रखते हैं, अभी क्वेश्चंस भेजते हैं, सॉल्व करना उनको।